ये मशहद में नादिर शाह दुरानी जैसे हिंदुस्तान पर हमला किया था, आखिरी हमलावर वही था, बड़ा हमलावर जिससे मुग़लों की सल्तनत तबाह कर दी थी। और ये उसका मज़ार है, मकबरा है उसका, और ये है मशहद के अंदर। और इसे अफशार कहते हैं। ये बेसिकली अफशार का रहने वाला था, नादिर शाह अफशार। अफशार इसका गांव था, टाउन था जहाँ से इसका ताल्लुक़ था। और उसके बाद इसका जो इंतकाल है वो कोचान यहाँ पे करीब एक शहर है वहाँ पे हुआ था, और बड़ा मिज़रेबल इसकी डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद इसकी ख्वाहिश थी, इसकी वसीयत थी कि इसे मशहद में दफन किया जाए। तो ये इमाम रज़ा के मज़ार से थोड़े फासले पे मशहद के अंदर इसे दफन किया गया, और ये उसका मज़ार है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये देखें ऊपर आपको मैं घोड़ा दिखाता हूँ, ये बेसिकली इसका घोड़ा है। और ये वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि घोड़े पे बैठ के हिंदुस्तान फतह करने गया था। तो ये है, बड़ा मज़े का करैक्टर है। मैं पूरी कहानी अभी आपको सुनाऊंगा कि इसने क्या किया था, किस तरह था, क्या इसकी बैकग्राउंड थी। इसे नादिर शाह दुरानी भी कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये दुरानी नहीं था। और ये इसे वैसे यहाँ पे नादिर शाह अफशार कहते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर एक रवायत है कि जिस गांव या जिस शहर का बंदा रहने वाला हो उसका नाम उसके साथ आ जाता है। तो अफशार इसके गांव का नाम है, इलाके का नाम है जहाँ ये पैदा हुआ था। तो ये बेसिकली गदड़िया था, ये भेड़ें चराता था। लेकिन वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने एक लश्कर बनाया, फिर इसे पूरा ईरान फ़तह कर लिया। ईरान फ़तह करने के बाद अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया, फिर उज़्बेकिस्तान फ़तह कर लिया इसने। तो बहुत इसकी फतूहात थी, इवन समरकंद, बुखारा, सब कुछ इसने फ़तह कर लिया था। तो उसके बाद आखिर में इसने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। और हिंदुस्तान पे हमला करने की जो बहुत सारी वजूहात बताई जाती हैं, उसमें एक वजह ये भी बताई जाती है जो जनरल शफीक रहमान ने लिखा। उन्होंने लिखा तुज़ के नादरी के नाम से एक मजमून लिखा था, बड़ा तवील। उसमें उन्होंने लिखा कि इसने एक दिन अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और उससे कहा कि हमने हिंदुस्तान पे हमला करने का फ़ैसला कर लिया, उसके लिए कोई मुनासिब सी वजूहात तलाश की जाएँ। तो जो वजूहात तलाश की गई उसमें एक वजह यह भी थी कि बड़ा अरसा हो गया हिंदुस्तान पे हमला नहीं हुआ। तो फिर इसने अपना एक लश्कर तैयार किया, और लश्कर तैयार करने के बाद इसने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। लेकिन इसके अलावा एक और जो ये वैसे तो मज़ा है, लेकिन जो असल वजूहात है वो ये थी कि यहाँ जब इसने ईरान के अंदर इसने कब्ज़ा कर लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ से भाग के हिंदुस्तान चले गए थे। और इसका ख्याल ये था कि ये लोग वापस आके दोबारा मेरे ऊपर हमला करेंगे। तो इसने उनका पीछा करने का फ़ैसला किया, और पीछा करते करते ये दिल्ली पहुँच गया। तो दिल्ली में उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी। तो वो एक ऐसा वाहियात सा बादशाह था कि जिसे किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं था। हर वक्त वो रक़्स व सुरूद की महफ़िलों में उलझा रहता था। तो वहाँ पर इसने उसके साथ एक मुकाबला किया। उसके बाद फ़ौरन उसने शिकस्त खा ली। फिर उसने इनको दावत दे दी दिल्ली आने की। फिर दिल्ली चला गया। दिल्ली फिर वहाँ पे दो चीज़ें, कोह-ए-नूर जो उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह अपने ताज में लगाता था, वो इसने ले लिया उससे। फिर तख्ते ताउस था जो शाहजहाँ ने तैयार करवाया था, जो दुनिया में सबसे मशहूर तख्त था, वो भी अपने साथ हिंदुस्तान ले आया। अब वो इंग्लैंड के अंदर है तख्ते ताउस, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से ले गए थे। तो ये फिर दिल्ली इसने रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर एक अफवाह फैल गई कि ये कत्ल हो गया। तो उसके बाद दिल्ली के लोगों ने इसकी फ़ौज पे हमला कर दिया। फिर इसने दिल्ली के कत्ले-आम का हुक्म दे दिया। और कहा जाता है कि 3 दिन मुसलसल दिल्ली को अंदर हर जो बंदा नज़र आता था, औरत थी, मर्द थी, बुज़ुर्ग था, उसको कत्ल कर दिया गया। और इतनी ज़्यादा कत्लो गारतगरी हुई कि इसका जो घोड़ा था उसकी जो सुम थे वो खून में डूब गए। यानी इतना ज़्यादा खून बहा दिल्ली के अंदर। और फिर उसके बाद ये वहाँ से फिर इसने आधा दिल्ली जला भी दिया था नादिर शाह ने। तो नादिर शाह की तबाही जो थी वो बड़ा अरसा एक मुहावरा बनी थी दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद ये वहाँ से वापस आ गया। इस दौरान और बड़ी मज़ेदार कहानियाँ जो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। ये कब्र है उसकी बिल्कुल दरमियान में, ब्लैक रंग की। इसे अपनी कब्र के लिए इसने पत्थर भी हासिल किया था। जो अमीर तैमूर की कब्र है
समरकंद में, तो ये उसकी कब्र का एक ब्लैक स्टोन था, ये भी उतार के ले आया। लेकिन वो इसने महसूस किया कि जो ही वो उतारा है तो इसके ख़ानदान के लोग मरने शुरू हो गए। तो फिर इसे किसी ने बताया कि जो अमीर तैमूर था वो बता के गया था कि जो मेरी कब्र को छेड़ेगा वो मारा जाएगा। तो फिर ये रास्ते से इसने वो पत्थर वापस भिजवा के फिर अमीर तैमूर की कब्र पे दोबारा लगवाए थे। तो वो पत्थर आज भी अमीर तैमूर की कब्र पे लगे हुए हैं। स्याह रंग का पत्थर ये वहाँ से ला के चाह रहा था कि वो दुनिया का बहुत बड़ा वारियर था तो अपने मज़ार के ऊपर लगाए, लेकिन वो लगा नहीं सका ये। इसके अलावा जब ये दिल्ली में था तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने अपनी एक बेटी की शादी इसके बेटे के साथ कर दी। तो जब शादी हुई और निकाह का वक्त आया तो ज़ाहिर हसब नसब बताया जाता है। तो उसने जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसका हसब नसब बताया गया कि ये जो तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ये बाबर की नस्ल से हैं और फिर बाबर ने ये किया था वो किया था। जब इसके बेटे की बारी आई तो उससे पूछा गया जी आप बताएं अपना हसब नसब। तो ज़ाहिर है उसका हसब नसब तो कोई नहीं था, तो वो शर्मिंदा सा हो गया, खामोश हो गया। तो उस पर फिर ये खड़ा हुआ नादर शाह और उसने अपनी तलवार निकाल के कहा कि शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, कि हम तलवार के बेटे हैं। तो उसके बाद वो बड़ा एक मुहावरा बन गया शमशीर इब्ने शमशीर, कि कामयाबी जो होती है उसके बाद किसी मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वही सबसे बड़ा हसब नसब होता है। तो एक इसने ये क्रिएट किया। फिर ये पूरे दिल्ली और जो हिंदुस्तान था उससे मुतासर नहीं था। वो ये कहता था कि बहुत कमज़ोर लोग हैं, इतनी बड़ी फ़ौज और इतने पैसे होने के बावजूद ये जंग नहीं लड़ सके। लेकिन दो लोगों से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था जिनका इसने बड़ा जिक्र किया बाद में। एक हकीम था जो दिल्ली का हकीम था, बहुत बुज़ुर्ग आदमी था, उसकी उम्र को 100 साल के करीब थी। उससे ये बहुत मुतासर हुआ, कहने लगा कि पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही मर्द है। और उसकी वजह ये थी कि इसे एक माजून पेश की गई थी बादशाह की तरफ से कि ये एक माजून ख़ास है जो मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ है और ये बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, थोड़ी सी आधी चम्मच। तो इसे वो माजून इतनी अच्छी लगी कि पूरा मर्तबान खा गया उसका। और खाने के बाद उसने कहा हलवा बड़ा अच्छा है तो एक और ले आया। तो वो बड़े परेशान हो गए कि इसने क्या किया है, ये तो पूरा जहर था, ये खा गया। तो उस दौरान फिर इसको डायरिया हो गया और बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर कमज़ोर होने लगा और डायरिया, और ये वाशरूम से बाहर नहीं बैठ सकता था। तो फिर हकीम बुलाया गया दिल्ली का जिसने इसका इलाज किया। वो इलाज कर रहा था तो इस दौरान हकीम ने बड़ा डांटा इसको कि तुम बड़ा ज़ालिम आदमी है, तुमने कितने लोग मरवा दिए, फौरी तौर पे कत्ल गारतगरी बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगा और तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। तो इससे कत्ल गारतगरी रोक दी। और उसके बाद इसने फिर हकीम से कहा कि तुम मेरे साथ वापस ईरान जाओ तो मैं तुम्हें ईरान लेके जाता हूँ। तो उसने इनकार कर दिया साफ। उसने कहा जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारे जैसे ज़ालिम और वाहियात आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये उससे उसकी जुर्रत से बड़ा मुतासर हुआ और कहने लगा कि काश दिल्ली के लोग ऐसे ही जुर्रतमंद होते तो कभी दिल्ली के ऊपर हमला ना होता। दूसरा, मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे अपनी कनीज़ पेश की थी जो कवारी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। और ये जब उसके साथ रहना शुरू हुआ तो इसे उससे बाकायदा मोहब्बत हो गई। तो इसने बड़ी कोशिश की कि वो इसके साथ ईरान आ जाए। तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा लीजा आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, मेरी छोटी छोटी बोटियाँ कर सकते हैं, मेरी लाश जो है उसे निकाल के आप दिल्ली के गेट पे लटका सकते हैं, इसके साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो उसका जो इनकार था बादशाह के सामने, इवन बादशाह ने तलवार भी निकाल ली उसका सर उतारने के लिए, लेकिन वो खड़ी रही। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो उससे फिर ये बड़ा मुतासर हुआ। तो कहने लगा कि ये काश ये जो औरत है इतनी मर्दानगी अगर दिल्ली के लोगों में होती तो शायद मैं आज यहाँ दिल्ली में ना होता। तो दो लोगों से बहुत मुतासर था, बाकी वो सब लोगों को कहता था कि ये मर्द नहीं है, ना मर्द हैं, और इसी वजह से इनकी सारी सल्तनत ख़त्म हो गई। फिर ये पहला वारियर था मॉडर्न एज में जिसने सबसे बड़ी फ़ौज बनाई थी। इसकी फ़ौज 4 लाख फ़ौज थी और उसमें एक जो 2 लाख की फ़ौज थी वो अफ़गानी थी, 2 लाख की ईरानी थी। और फिर ये इतना आखिर में खौफज़दा हो गया, इसे महसूस हुआ कि मेरी फ़ौज मुझे मार देगी। तो काचार का इलाका है, यहाँ पे काचान का इलाका है, तो यहाँ पे आके फिर ये इसने खैमा लगाया और ये अपने खैमे में ज़रा बख्तर पहन के तलवार हाथ में रख के घोड़ा अंदर रखता होता था और वहाँ पे सोता था कि किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मैं घोड़े पे बैठ के निकल जाऊँगा। लेकिन एक सुबह जब इसके खादम कमरे में गए तो देखा कि इसका सर उतरा हुआ था, तो रात को कोई इसे मार गया। और उसके बाद फिर तारीख़ ने एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा कि जब उसके मौत की खबर फैली तो 1 घंटे बाद उस पूरे मैदान में सिर्फ एक ही टेंट था और उस टेंट में नादिर शाह दुरानी की लाश पड़ी हुई थी। और अफ़गानी लश्कर जो था वो अफ़गान चला गया था और जो ईरानी था वो ईरान चला गया था
और ये वहाँ पे बेसुरा सामान पड़ा रहा। फिर उसके बाद लोकल लोगों ने इसे उठा के, उसके खादमों ने उठा के उसकी वसीयत के मुताबिक उसे यहाँ मशहद में दफन कर दिया। तो आज ये इसकी लाश है, यहाँ पे दफन है, ये इसकी कब्र है। और कोई कब्र में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। और इससे थोड़े से फासले पे इमाम रज़ा का मज़ार देखें, वहाँ पे रोज़ाना 1-2 लाख लोग आते हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग हर साल उस मज़ार को विज़िट करते हैं। 2 लाख लोगों को रोज़ाना वहाँ पे खाना दिया जाता है। तो वहाँ पे लोगों का रश देखें और इसके बाद यहाँ इसकी कब्र देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह जो होते हैं वो मुल्क तो फ़तह कर सकते हैं, दिल फ़तह नहीं कर सकते। दिल फिर फ़कीर ही फ़तह करता है। तो फ़ुकरा जो होते हैं उनके दरबारों के ऊपर हर वक्त रश रहता है और बादशाह की कब्रें जो होती हैं वो इसी तरह वीरान होती हैं। तो है ये बड़ा मज़े का करैक्टर था नादिर शाह दुरानी या नादिर शाह अफशार। ये उसका बुत है, हाँ, संगे मरमर में बना हुआ है। हाँ बड़ा तगड़ा ये उसकी सारी तफसीलें लगाई हुई हैं मुख्तलिफ इसकी नस्ल की। और नादिर शाह का बैकग्राउंड लिखा हुआ है, अफशार के अंदर पैदा हुआ था ये, उसने हमला किया। ये था रामगाह नादरी ऐसी थी, फिर वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा रीबिल्ड किया उन्होंने मकबरे का अंदर। ये सारा नक्शा था जो इसने फ़तह किया था, सारा इलाका। ये सारे, इसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है और उसके साथ साथ मकरान का ये सारा इलाका जो सिंध है हमारा, सिंध का भी इसके पास चला गया था। फिर यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली के बाद फिर ये वहाँ से वापस आया। कुछ यूरोपियन हिस्सा भी था, कुछ टर्की का इलाका भी था जो इसके पास था। ये रज़ा कुली मिर्ज़ा जो उसका बेटा था, तो इससे उससे ख़तरा हो गया कि कहीं वो मेरे तख्त पे कब्ज़ा न कर ले, तो इसने उसकी आंखें निकाल दी थी। तो ये वो वाक़या सारा लिखा हुआ है कि बादशाह कितना वो जालिम था कि उसने अपने बेटे की आंखें भी निकाल ली। हीरे जवाहरात, ये कोहिनूर जो है, ये सामने कोहिनूर है, जिस वक्त मलका बरतानिया के पास है, क्योंकि यहाँ से फिर ये वापस हिंदुस्तान भी गया था। फिर जब अंग्रेज़ आया यहाँ हिंदुस्तान तो फिर वो साथ ले गया इसको। ये सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है इसको दुनिया में। और ये फिर उसकी अगली नस्ल जो है वो जो यहाँ पे रही, ये उसकी नस्ल, उसके बारे में डिटेल है। ये उसकी नस्ल जो यहाँ पे चलती रही और अल्टीमेटली वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई। अच्छा, ये पहला जो मॉडर्न एज में बादशाह था जिसने रेगुलर आर्मी बनाई थी, जिसको ये बाकायदा तनख्वाहें देता था। पहले आर्मी रेगुलर बनाने का नहीं था कोई रवायत और तनख्वाहें भी नहीं दी जाती थी, लेकिन इससे बाकायदा इस पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसी फ़ौज बनाई जिसको बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी। इसका मकबरा का आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्ट है उमर खयाम का मकबरा जो कल गए थे। उमर खयाम का मकबरा, वो अली सीना का मकबरा और कमाल मुल्क का मकबरा इसने बनाया है। सहीहून साहब हैं, ईरान में बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। सहीहून आर्किटेक्ट है, इसने ये मकबरा बनाया। ये कनाडा में है, कनाडा के अंदर ही फौत हुआ। तो ईरानी ये आर्किटेक्ट है जिसने यहाँ बड़े मकबरे जो थे उसे डिज़ाइन किए। और ये हथियार हैं उसके नादिर शाह दुरानी के सारे। ये तलवारें, ये खंजर उसके, और ये तलवारें। फिर ये मज़ीद तलवारें, ज़ाहिर है उस ज़माने में बंदूकें तो होती नहीं थी, तो ये तीर कमान है, ये शील्ड है जैसे रोकते थे, ये वो तलवारें हैं। और ये उसका तोप खाना, उसका तोपें उसके उस वक्त ईजाद हो गई थी तोपें, बल्कि तैमूर लंग ने ईजाद की थी। तो उसके बाद ये तोपखाना वगैरह बनना शुरू हो गया था।
तो ये सारे कुल्हाड़ियाँ हैं जैसे लड़ाई होती थी लड़ते, ये उसके ऊपर उसने लिखा भी हुआ है। ये गोल्ड से लिखे गए हैं ये चीज़। सोने से लिखा गया उसके ऊपर। ये देखिए कितना बड़ा कुल्हाड़ा, इससे पता नहीं उसने कितने लोग कत्ल किए होंगे। बाद में ये उसकी पेंटिंग दिखाई गई है जब वो, ये उसने वही वाला कुल्हाड़ा उठाया हुआ है, वो खाना इसके साथ साथ चलता है। ये बाद में बंदूकें, लेकिन ये उस ज़माने की नहीं है, ये बाद की बंदूकें, ये सारी बंदूकें बाद की, पिस्टल और बंदूकें ये बाद के ज़माने की हैं। ये उसकी फैमिली की होंगी ज़ाहिर है। उसकी फैमिली बाद में फ़ौज में नहीं है, यहाँ उसके बहुत लोग कर्नल बने हैं, फिर जनरल्स बने हैं, ब्रिगेडियर्स बने हैं उसके, और काचार फैमिली, अफशार फैमिली जो, ये वो ज़रा बख्तर है जो लोहे की बनी होती थी ताकि अगर अटैक हो तो तलवार काटे ना। तो बाज़ औक़ात इतने खौफनाक वार किए जाते थे कि वो कट भी जाती थी। ये देखें, ये घोड़े के ऊपर डालने वाला सामान है सारा, वो एक तलवार भी उसके साथ लटकी हुई। अफशारिया जो है ना, ये अफशार, क्योंकि बाद में वो लोग सारे उसकी फैमिली के, वो सबको अफशार ही कहते थे, और अफशार पीरियड्स के बाद में ये भी सारे, तो ये उसकी फैमिली जो है ना उसके बाद में। और ये सिक्के आप देखें, इसकी करेंसी, वो डायनेस्टी अफशारिया जो होते हैं सारी अफशारिया के नाम से। और ये किताब है हुसैन भाई, किस चीज़ की है ये तारीख़ जहान गुशाई नादरी की किताब है। हाँ जी, तो उसके नादरी जिसको कहते हैं कि ये मिर्ज़ा मेहदी ख़ान अस्तराबाद जो है ना एक जगह है, ये रशिया में इस वक्त अस्तराबाद, ये रिवर बाल्का के पास है, तो अब इस वक्त ये रशिया के पास है। ये पूरा अफशारिया के ज़माने का हिस्ट्री अस्तराबादी साहब ने लिखा है। अच्छा। अमीर तैमूर ने उसका अस्ताबाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ पे वो कहते हैं एक मेला लगता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और पूरे सेंट्रल एशिया से लोग वहाँ पे आते हैं। ये उसके जूते और दोनों टाइप के, और फिर उसके बाद फिर ये घोड़े पे बैठने वाला सामान, ये देखें बड़ा खूबसूरत है। फिर वो तीर कमान और तीर उसके साथ लटके हुए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है।